हम कक्षा 12 में जीव विज्ञान में वंशागति का गुणसूत्रीय आधार तथा मानव अनुवांशिकी वंशागति का जीनवाद पढ़ेंगे आज हम। जेनेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो वंशागति के गुणसूत्रवाद की मान्यता समाप्त होना जो है तब माना जाता है जब वैज्ञानिकों को इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने आनुवांशिक लक्षणों की जो संख्या थी, आनुवांशिक लक्षणों की संख्या ज़्यादा पाई गई किनसे? गुणसूत्रों से। तो मान लीजिए गुणसूत्र है जी, गुणसूत्र तो हैं 46 हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, लेकिन करैक्टर्स ज़्यादा पाए गए। तो भैया अगर जो गुणसूत्रों से करैक्टर्स बनते हों या लक्षण बनते हों तो गुणसूत्रों से ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं। तो फिर इसका मतलब गुणसूत्र से क्या लक्षण नहीं बन पाते हैं। तो अधिक है संख्या गुणसूत्रों से किसकी? हमारे करैक्टर्स की संख्या ज़्यादा है। एवं मेंडल के कारक, जो मेंडल ने उनको कारक बताया था, गुणसूत्रों से बहुत छोटे और उनमें उपस्थित होते हैं। तो मेंडल ने बताया था, कारक नाम दिया था कि वो गुणसूत्रों पे लगे हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, गुणसूत्रों पर लगे हुए होते हैं, इनको कारक कहा। लेकिन इन्हीं कारकों को सन 1909 में 1909 में जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे, जॉनसन, उन्होंने जीन्स नाम दिया इनका। उन्होंने क्या नाम रख दिया? इनका जीन्स नाम रख दिया। और टी.एच. मॉर्गन ने टी.एच. मॉर्गन लिख लीजिए, MORGN, मॉर्गन ने 1910 में वंशागति का जीन मत प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने जीन मत प्रतिपादित किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो उन्होंने क्या बताया था कि जीन्स जो हैं माला के समान, देखो लग रहा है ना मोती की माला, ऐसे मान लीजिए गुणसूत्र है, इस पे ऐसे मोती से लगे हुए हैं ना, तो माला के समान गुणसूत्र लगे हुए होते हैं भैया। कण रेखीय क्रम में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसके बाद गुणसूत्रों में DNA का अणु उपस्थित होता है। गुणसूत्रों में इनमें DNA का अणु उपस्थित होता है भैया। और इन गुणसूत्रों पर ही छोटे छोटे खंडों में क्या लगे हुए होते हैं? जीन्स लगे होते हैं। तो जीन्स एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती है। ये जीन्स एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। सभी जीवों में जीन्स की संख्या गुणसूत्रों की संख्या से अधिक होती है। सभी जीवों में जीन्स की संख्या तो अधिक होगी गुणसूत्रों, क्योंकि गुणसूत्रों पर ही तो लगे हुए हैं ये बहुत सारे। तो समझ में आ गया होगा जेनेटिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आगे चलते हैं हम लिंग निर्धारण में देखेंगे। तो लिंग निर्धारण होता है एक लिंगी जीवों में, एक लिंगी कौन से होंगे? एक लिंगी जीवी हैं हम भी, ठीक है। उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली जो संतान है नर होगी या फिर मादा। नर होगी संतान या फिर मादा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लिंग निर्धारण बोलेंगे। तो जंतुओं में अगला आएगा, जंतुओं में लिंग निर्धारण। तो लैंगिक जनन में एक क्या होता है? अगुणित स्पर्म होता है।
या फिर स्पर्म को क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ये ऐसा होता है स्पर्म, अगुणित मतलब एन होता है ना, ठीक है। और एक होता है ओवम या अंडाणु, ये इसको शुक्राणु बोल रहे हैं हम, और इसको अंडाणु, अंडाणु ये भी होगा एक, ऐसा मान लीजिए, ये भी हैप्लॉइड होगा। इन दोनों के संयुग्मन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज। और कैसा होता है भैया, युग्मनज कैसा होता है, डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित, द्विगुणित होता है। तो उससे पहले ही क्या होता है, ये स्पर्म विसरण में और ये अंडाणु में, तो क्या होता है, अंडाशय में विसरण में होगा, ये अंडाशय में विसरण और अंडाशय, इनमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि ये डिप्लॉइड होंगे पहले, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और किसकी प्रक्रिया होगी, उससे पहले ही गैमीट या युग्मक जनन की क्रिया होगी। ये युग्मक जनन की क्रिया के पश्चात बनते हैं, युग्मक जनन की क्रिया के पश्चात ये बनेंगे। तो मनुष्य पुराने काल से ही यह जानना चाहता था, बहुत इच्छा थी कि संतान नर होगी या मादा होगी। तो पहले ये विचारधारा थी कि चंद्रमा की स्थिति ऐसी है, मतलब इधर निकल रहा है तो मादा होगी, यदि पूर्व इधर से निकल रहा है तो मादा नर होगा, ठीक है। या फिर देखेंगे कोई और हिसाब, जैसे हवा की दिशा, ताप आदि का प्रकार संतान पे किस में पड़ता है, संतान के सेक्स पर पड़ता है, फीमेल या मेल होगा। तो भैया फिर ये अवधारणा बदली, फिर क्या अवधारणा आई, एक्स वाई जो अब बता रहे हैं हम गुणसूत्रों में, वो अवधारणा आई। तो भैया बाद में आए ये मैकलंग, हैनकिंग और विल्सन वैज्ञानिक, इन्होंने मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज कर दी और लिंग निर्धारण वैज्ञानिक तरीके का पता लगाया। क्योंकि पहले चांद से देख रहे थे ना, चांद से या हवा से या ताप से इनसे प्रभाव पड़ता होगा शायद लिंग पे, नर और मादा उनसे बनते होंगे, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। क्या था कि इन्होंने मैकलंग, हैनकिंग और विल्सन ने पुनर्खोज की और एक वैज्ञानिक तरीके का पता लगाया, जो अभी अभी बताया था हमने, एक्स एंड एक्स वाई, उसका पता लगाया। तो इसमें अनेक मत थे। तो पहला था लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय आधार, इसमें देखें तो इसमें हैनकिन ने सन 1991 से के अपने प्रयोगों के दौरान देखा कि कीटों में शुक्र जनन की प्रक्रिया के दौरान आधे शुक्राणुओं में एक संरचना पहुंचती है तथा जबकि शेष जो शुक्राणुओं में यह संरचना नहीं पहुंचती। तो हैकिन ने इस संरचना को एक्स बॉडी कहा, पहले आगे ना एक्स बॉडी कहा, तथा मैकलंग सन 1902 में प्रक्रिया जो ग्रासहॉपर मतलब टिड्डियों पर देखा क्या कि शुक्राणुओं में देखी कि मैकलंग ने इस संरचना को विषमजात गुणसूत्र कह दिया। जैसे एक्स वाई ये क्या है, विषमजात है ना, तो इसको विषमजात कह दिया। तो विषमजात किस में होगा, नर में होगा। तो मैकलंग ने वे अन्य वैज्ञानिकों के प्रयोग से लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका के प्रयोगों से लिंग निर्धारण में गुणसूत्रों की भूमिका का पता लगा। बाद में एक्स काय को, जो अभी बोला था ना, एक्स बॉडी को, एक्स या काय को क्या कहा गया, एक्स गुणसूत्र कहा गया, एक्स गुणसूत्र कहा गया। स्टीवेंसन ने कीटों में, स्टीवेंसन नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कीटों में वाई गुणसूत्र देखा, वाई गुणसूत्र का पता लगाया। अब मैकलंगन जो वैज्ञानिक थे, मैकलंग,
उन्होंने लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीयवाद, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय भाग, उसमें इसकी खोज की, उस पर कार्य की। तो फिर आए विल्सन और स्टीवेन। इन्होंने सन 1902 में 1902 में क्या किया कि गुणसूत्रों का सिद्धांत पर कार्य किया, लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर कार्य किया। उन्होंने एक्स को और वाई को तो कह दिया, एक्स वाई को एलोसोम कह दिया। इन्होंने पूछा जा सकता है एलोसोम किसे कहते हैं। और बाकी कोशिकाओं के अन्य गुणसूत्रों को, कोशिका के अन्य गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा, ऑटोसोम। तो एक्स वाई को क्या कहा, एलोसोम, और बाकी को क्या कहा, एलोसोम, ऑटोसोम्स कह दिया। अब उन्होंने ही एक्स एक्स मादा में होता है और एक्स वाई जो है क्या, ये एक्स एक्स मादा एंड एक्स वाई, तो वाई जो वो लिंग निर्धारण करने का काम करता है, मतलब जो मेल बनेगा वो वाई के मिलने से होगा जो एक मेल में पाया जाता है। तो आज के चलते हैं क्यूज के प्रश्नों पर। तो कल का प्रश्न था स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, तो सर्टोली सेल्स करती हैं भैया। आगे है कि यौन संचारित रोग कौन कौन से होते हैं, तो एड्स, दो ही याद करने थे आपको, एड्स होता है और सिफिलिस होता है, सिफिलिस, गॉनेरिया होता है, गॉनोरिया, ठीक है। और आज का प्रश्न है सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके।